लाखों लोगों की गर्दी थी वहां पे, उनकी रैली चलती थी। कहा गया सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों के लिए सिर्फ। और डंडे किसको पड़ रहे हैं? अगर कार में अकेला अगर जाता है कोई बंदा, उसने अगर मास्क नहीं लगाया तो उसको डंडे पड़ते हैं। ये इतनी विचित्र स्थिति इस देश में हुई है। दिल्ली की हालत सर, फरवरी के एंड में 150 से कम पेशेंट थे और मरने वालों की संख्या 0 से लेके 3-4 तक थी। पूरा महीने का रिकॉर्ड देखिए सर। बाद में ये जो बढ़ते गया है, आज की स्थिति कि कहीं पे भी अस्पताल में ऑक्सीजन की बात जब भाऊ आपने की, बिना ऑक्सीजन से यहाँ पे तो 400-500 लोग तो आराम से मर गए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। लेकिन इन सब बातों पर से एक बात महसूस हो रही है कि जैसे कुछ केवल गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है, यानी गवर्नमेंट ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, इसलिए ये सब अव्यवस्था फैली है और इस महामारी को ठीक ढंग से वो हैंडल नहीं कर पाए। मेरा थोड़ा उल्टा सवाल, इतिहास से हम सीखते हैं। भारत में जैसा अशोक जी ने उल्लेख किया था, स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, मुंबई से उसकी शुरुआत हुई। जून 18 में स्पेनिश फ्लू आया, मुंबई से फैला, पूरे भारत में वो फैल गया और तब कम से कम 1.70 लाख से लेकर तो 1.80 लाख तक लोग मर गए थे और बंगाल में सबसे ज्यादा मरे थे। ये कहर पूरा 1.5 साल चलता रहा। आसाम में 1919 के आखिरी शोर में जब इंजेक्शन मिला, यानी जिसको हम करेंगे आज का टीका, थोड़ा कम ताकत वाला था लेकिन उससे थोड़ा कंट्रोल में आया, इसके बावजूद वो 2022 तक फैलता रहा। उस वक्त भी हम सबको पता था, इतिहास हमारे सामने है कि पहली लहर आई थी, लहर आने के बाद में वो कंट्रोल में आई थी और उसके बाद में लोगों ने ऐसा मान लिया था कि ये लहर खत्म हो गई, ये स्पेनिश फ्लू खत्म हो गया और उसके बाद में लोगों ने नाचना शुरू किया, हर तरह के प्रोग्राम शुरू किए, धार्मिक प्रोग्राम शुरू किए और दूसरी लहर इतनी जबरदस्त थी, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे। फिर तीसरी भी लहर आई थी। ठीक है, ये 100 साल पुरानी बात है, उससे हम कुछ सीखे नहीं, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अभी यूरोप हमसे और अमेरिका हमसे कुछ माह आगे है, ब्रिटेन हमसे कुछ माह आगे है। वहां दूसरी लहर आई, ये दूसरी लहर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक एकदम से डाउन हो गई थी, फिर वो बढ़ी और दिसंबर जनवरी में उसका पीक आया। इसको तीसरी लहर भी कहते हैं, दूसरी लहर भी कहते हैं, दूसरी हो चाहे तीसरी हो। और वो इतनी बेतहाशा बढ़ी कि उनको 3 महीने का लॉकडाउन लगाना पड़ा। हमारे यहां फरवरी के मध्य तक कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने मान लिया कि ये लहर चली गई, अभी यहां कोरोना नहीं आने वाला। जैसा अशोक जी ने उल्लेख किया, उस ढंग से पूरे सरकारी तंत्र ने और मंत्रियों ने मोदी जी का अभिनंदन भी किया। ये सब गलतियां गवर्नमेंट की हो सकती है, ऐसा हम मानेंगे? क्या हमारे देश में इसके एक्सपर्ट्स नहीं है? सारे दुनिया के डॉक्टर्स कहते हैं कि भारत में डॉक्टरी क्षेत्र में बेहतरीन डॉक्टर्स उपलब्ध है, इस क्षेत्र में अच्छे ज्ञान रखने वाले लोग उपलब्ध है। चाहे टास्क फोर्स के आईएम के डायरेक्टर, एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया हो, चाहे संजय ओक हो, ये दोनों ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि हम कहीं चूक गए। हमको ऐसा लगा कि नवंबर अक्टूबर में जो लहर आई थी छोटी सी, जो थोड़ी सी बड़ी थी, वही दूसरी लहर है और उस पर हमने काबू कर लिया, ऐसा हमको लग रहा था। इसलिए जनवरी फरवरी में सभी सरकारों को इस ढंग के संदेश गए कि अभी ये लहर खत्म हो गई है, अभी ये कोरोना खत्म हो गया। तो क्या हम हमारे देश के साइंटिस्ट को जिम्मेदार नहीं रखेंगे? उनका ये काम नहीं था एक्सपर्ट्स का कि सरकार को ये जानकारी दे? कहीं हमारे एक्सपर्ट्स तो चूक नहीं गए हैं? अभी मैं शुरुआत बचे हुए लोगों से करता हूं। विकास जी, आप अपने अनुभव भी कहिए और इस मुद्दे को भी अपने साथ में
आपको क्या लगता है, हमारे सामने रखिए। सर, आप जो बात कर रहे हैं कि हम ये सब भापने में या हमारे जो साइंटिस्ट है यहाँ पे वो बताने में कम गिरेगा, तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ। बिल्कुल इसलिए नहीं मानता हूँ कि ये इंडिया इतना आगे पहुंचा हुआ देश है, इतना प्रगति की हुई इस देश ने, और आगे क्या होने वाला है ये अगर साइंटिस्ट को जानकारी नहीं होती है, नहीं हुई, और वो भापने में वो सोच भी नहीं सकते, यानी उन्होंने उनको पता ही नहीं चला कि आगे ऐसा होने वाला है, तो ये बात मैं बिल्कुल ही मानता नहीं हूं। एक बात ये है, 2014 से लीजिए सर, 2014 से जो भी बातें होती है, कैबिनेट का कोई भी दिग्गज मंत्री हो वो अपना मुंह नहीं खोल सकता, जबान नहीं खोल सकता है। तो ये तो अधिकारी है, ये साइंटिस्ट है। जब तक पीएमओ से ऑर्डर नहीं आएगी, जब तक पीएमओ बोलेगा नहीं, क्या उनको पता नहीं था? ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे देश में हमारे पीएमओ को पता नहीं था कि ये साइंटिस्ट का ये रिपोर्ट है, जब पूरा वर्ल्ड में ये हो रहा है। यूएस का देखते हैं क्या बेहाल होते थे। मैं इस मुद्दे पे बाद में आता हूं, लेकिन मैं जब आपसे बात कर रहा हूं ना सर, तो अभी ये एम्बुलेंस में सायरन की आवाजें चीख रही है। जब रात में सोता हूं, थोड़ी सी भी नींद खुल जाती है तो सायरन की आवाज, एम्बुलेंस की आवाज से चीखते हुए जाती है। दिन भर में कभी भी ऐसा 5 मिनट नहीं जाता कि जो सायरन की आवाज, दिल्ली की ये हालत है। बहुत ही विकट स्थिति है। अशोक भाऊ ने बहुत अच्छा सा आलेख रखा है। मनोज जी ने भी मुंबई में और पूरे देश की स्थिति रखी है। भाऊ, आपने सही कहा कि जो होता है, क्या होता है, जो आपने कई बार कहा है भाऊ, ये देश एक मदारी के हाथ में दे दिया है हमने। मैं याद करता हूं कि 19 मार्च 2020 की बात है सर, एक इडियट बॉक्स पे मदारी आ गया। उन्होंने कहा कि 22 मार्च को आप 5 बजे 5 मिनट के लिए स्क्रीन पे आ जाओ, अपने घर पे आ जाओ, 5 मिनट के लिए ताली बजाओ, ताली बजाओ। और उसके कुछ दिन बाद और एक बार ये मदारी आता है और कहता है कि बत्ती बुझाओ। अब उसकी सोच ही उतनी है, और ये उसकी सोच में वो समझता नहीं आगे क्या, उनको राजनीति करनी है सर। सिर्फ उन्होंने कितने राज्य में कैसे लू, तब क्या था, मध्य प्रदेश का था, ट्रंप का स्वागत करना था। राहुल गांधी चीख चीख कर कह रहे थे जनवरी में, जब पिछले साल जनवरी में, जब 30-29 जनवरी से जब अधिवेशन था संसद का, बजट सेशन शुरू होने वाला था, तब उन्होंने कहा कि ये बजट सेशन रोकिए, ये ट्रंप का स्वागत रोकिए, ये इलेक्शन, ये जो मध्य प्रदेश का है, आगे बहुत ही खतरा है। किसने सुनी बात? उसको पप्पू करके आपने छोड़ दिया। कल सर मुझे मेरे दोस्त का, मेरे साथ पढ़ा आलोक राय चौधरी, मुंबई में बहुत ही बड़ा अच्छा सोशल वर्क करता है, कई सालों से हमारे साथ स्कूल में पढ़े, उमरेड से। मुझे रोज 5-6 फोन ऐसे लोगों के आते हैं कि विकास, मुझे दिल्ली में बेड मिलेगा क्या, ऑक्सीजन मिलेगा क्या, नागपुर में व्यवस्था हो सकती है, महाराष्ट्र में होती है, तुम तो पत्रकार हो यार, कुछ भी कर सकते हो, कुछ तो एक पेशेंट के लिए व्यवस्था कर दो। आलोक राय चौधरी का फोन किस लिए आया था सर? भाई कुछ देर तो बात ही नहीं कर सका। उसने कहा, विकास मुझे पता था कि तू, भाऊ ने भी बताया था कुछ किस्से, मनोज ने भी बताए। उसने कहा, विकास मेरे बुआ का देहांत हो गया कोरोना से दिल्ली में, और उसका अंतिम संस्कार करना है, और उसमें बहुत रुकावटें है, उसका पति बीमार घर में पड़ा है, उसका कोई नहीं है, एक दो आजू बाजू के जो रिश्तेदार है वो अस्पताल में है, विकास कुछ तो करो और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मदद करो। उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर सका सर। ये दिल्ली की हालत है। वो पिक्चर आई थी 3 इडियट की, वो था ना, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल,
वो गाना था, फोटो को करके गोल, वो ताली बजाओ थाली बजाओ बत्ती बुझाओ और सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। ये पिक्चर में होता है सर। सिर्फ इन्होंने तो वो पिक्चर में क्या चलता है, वो देश में वो ये कर रहे हैं सब, ताली बजाने का थाली बजाने का। और ठीक है, उसने मदारी ने बता दिया और ये देश के करोड़ों बंदर ताली बजाने लगे थाली बजाने लगे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनको, जिन्होंने ताली बजाई थाली बजाई बत्ती बुझाई, क्या उनको कोरोना नहीं हुआ? उनके रिश्ते में कोई मरा नहीं कोरोना से? लेकिन जो जिद होती है ना कि नहीं नहीं हमारा नेता ऐसा बोल रहा है ना तो वैसा ही करेंगे, तो उस इससे वो चलते रहा। और तब क्या होता था पता है? हाँ, ये हमारे मोदी साहब को कितना अगाध ज्ञान है। ताली बजाने से जो ऊर्जा तैयार होगी, थाली बजाने से जो ऊर्जा तैयार होगी, उससे कोरोना के विषाणु जो रहेंगे मर जाएंगे। यहाँ तक ये पूरा जो अंधभक्त थे उन्होंने कितने क्या क्या नहीं लिखा था। सोशल मीडिया पे तो वही चलता था। आगे क्या हुआ? एक एक स्टेट पे अपना कब्जा जमाते रहे। यही स्थिति अभी, जब मैं मुद्दे पे आता हूं सर, अभी आपने कहा कि इन गुलेरिया का नाम ले रहे, इसके WHO ने तो बार बार कहा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि आगे क्या होने वाला है, दूसरा स्ट्रेन कितना खतरनाक रहेगा, हालात कितने बिगाड़ सकते हैं। और हमारे देश में हमारे नेता को पता नहीं था ये होने वाला है? जरूर पता था। मैं तो आरोप करता हूं कि उनकी आवाज दबाई गई है। अबे तू चुप बैठ, आगे बंगाल का चुनाव है, तू आवाज मत कर। वहां पे गंगा स्नान करना है, महाकुंभ मेला करना है, वोट लेना है। ये सब स्थिति है। उनको लोगों के जान की कुछ भी ये नहीं है। वो अशोक भाऊ ने जो अच्छी बात कही कि अगर क्रेडिट लेना है तो विश्व गुरु बनना चाहता है कि देखो कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया। वहां पे मीटिंग में करेंगे कि नहीं क्या मोदी जी ने किया है। और यही हमारे साहब आते हैं तो वो कहते हैं टीवी पे जब आते हैं कि हमने देश में इतनी प्रगति की, सबसे अच्छा कंट्रोल हमने किया, यूएस में कितना फैला था, उसमें कितना कितना ही हुआ था, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने खोज खोज कर वैक्सीन लाया है। अब क्या हुआ आज का? अगर हम वॉशिंगटन पोस्ट देखें या और न्यूयॉर्क टाइम्स देखो, आज का बोल रहा हूं सर, उसमें फ्रंट पेज पे इंडिया के स्मशान भूमि में कितनी लाशें जल रही है, दोनों अखबारों में फोटो के साथ है। ये इंडिया की स्थिति है, वहां पे दिखा रहे हैं कि इस इंडिया में क्या हो रहा है। और वो कहते हैं कि नहीं हमने देश में ही किया। अरे उन्होंने तो कंट्रोल भी कर लिया, बाइडेन जी ने तो ये कर लिया, बाकी सब देशों ने किया। और हमने हमारे सिर्फ स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, बस हमें सिर्फ एक जीतना है। वो भाऊ आप जो बोल रहे थे ना कि जब सभा में जाते, ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है मदारी जी का। परसों उन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ जो वीसी किया, मीटिंग की, तब मास्क लगाते थे, मास्क लगा कर थे महाशय। वो हमेशा बोलते दवाई भी और कड़ाई भी, उनका एक वाक्य है, बहुत अच्छा खोज कर निकालते हैं ये वाक्य। शुरू से बोलते कि दवाई भी कड़ाई भी हम ये करेंगे, और वीसी पे दिखाने के लिए अपने वहां पे पीओ में बैठे हैं, वीसी कर रहे मुख्यमंत्रियों के साथ ऑक्सीजन को लेकर, और कोरोना का रिव्यू ले रहे थे, मास्क लगाकर है। लेकिन ये बंगाल के कौन से सभा में मास्क लगाकर थे?
कहां पे दिखे अमित शाह जी मास्क लगाकर? लाखों लोगों की गर्दी थी वहां पे, उनकी रैली चलती थी। कहा गया सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों के लिए सिर्फ। और डंडे किसको पड़ रहे हैं? अगर कार में अकेला अगर जाता है कोई बंदा, उसने अगर मास्क नहीं लगाया तो उसको डंडे पड़ते हैं। ये इतनी विचित्र स्थिति इस देश में हुई है। दिल्ली की हालत, सर फरवरी के एंड में 150 से कम पेशेंट थे और मरने वालों की संख्या 0 से लेके 3-4 तक थी। पूरा महीने का रिकॉर्ड देखिए सर। बाद में ये जो बढ़ते गया है, आज की स्थिति कि कहीं पे भी अस्पताल में ऑक्सीजन की बात जब भाऊ आपने की, बिना ऑक्सीजन से यहाँ पे तो 400-500 लोग तो आराम से मर गए। और अभी भी जब दिल्ली को जो ऑक्सीजन की जरूरत थी, उतना ऑक्सीजन तो दिया ही नहीं गया। आज केजरीवाल ने बताया कि आज हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन चाहिए। वो 480 टन मिलता है और वो भी सिर्फ रिकॉर्ड पे है। 430 टन ही ऑक्सीजन कल मिल पाया है। कैसा होगा? अभी हमारे स्कूल की एक लड़की है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करके, उसका मैसेज आया हमारे एक स्कूल के ग्रुप पे कि दिल्ली में हमारे अंकल एडमिट है, उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है, प्लीज कैसे तो भी कर लीजिए। ये सब तरफ की हालत है। मेरा एक कलीग सर मेरे साथ काम करता है और वो एम्स से लेके सब हेल्थ भी संभालता है। उसके छोटे छोटे बच्चे 2 घंटे पहले उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। 4 दिन से बीमार है, 101 102 उसको बुखार है। वो फोन पे आवाज नहीं आ रही उसकी। सर बोले मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर कल मुझे डॉक्टर ने एडमिट किया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? बहुत छोटे छोटे बच्चे उसके। अगर वो बोले कि मैं एम संभालता हूं, मैं सब करता हूं, लेकिन मुझे बेड मिलेगा क्या? इतने सालों से वो एक दिल्ली के अंदर पत्रकारिता कर रहा है। उसके खुद के लिए अगर ये सवाल पैदा होता है, वो सोचता है कि मुझे दवा मिलेगी क्या? अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे घर की किस्त कौन देगा? सब सर, ये हर व्यक्ति के ये प्रश्न जो है आज जो हमने तो जो आलेख भाऊ ने रखा है, वो तो सभी हम जानते हैं कि जो वास्तविक स्थिति रखी है, उसमें तो मैं यही बोलूंगा कि आज की स्थिति ऐसी है कि हम भापने वापने का नहीं है। जब तक ये बंदा वहां पे बैठा है तब तक कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। उनके दिमाग से जितनी सोच रहेगी उतना ही करने वाला है। अभी वो उन्होंने एक बोले थे ना, भिड़े गुरुजी। अब भिड़े गुरुजी का वो सांसदीय शब्द है, वो उच्चारता नहीं मैं, लेकिन कोरोना किसको होता है उन्होंने बोल दिया। तो कई सारे आरएसएस वालों को कोरोना हुआ है। आरएसएस के सुप्रीमो एडमिट थे। वो कोरोना ये नहीं देखेगा कि ये कांग्रेस वाला है या आरएसएस वाला है या बीजेपी वाला है, ये नहीं देखेगा। आज हमारा एक चंद्रपुर का एक्स मिनिस्टर संजय देवतले, अभी कुछ घंटों पहले मतलब उनका देहांत हो गया कोविड की वजह से। उनको भी उपचार नहीं मिल पाया नागपुर में। अगर देश को सही में इससे बचाना है तो हमारे ये मोदी जी से ही बचाना पड़ेगा। और ये मैं सुप्रीमो को विनती करता हूं इस माध्यम से, आरएसएस के जो है, कि सही में अगर आरएसएस का कुछ चलता होगा तो ये पीएम को बदलो, तभी ये स्थिति काबू में आ सकती है। नहीं तो पूरा विनाश के इस पे जा रहा। जहां जहां पे लाशें, और ये पूरे लाशें और लाशें, वहां पे 2-2 दिन जलाने के लिए कतारें लगी है। डर लगता है सर, कोई भी फोन आता है तो डर लगता है क्या हुआ। रात में जब फोन की
घंटी बजती है तो आदमी डरता है कि आगे क्या होगा, फोन उठाता हूं तो आगे का मैसेज क्या रहेगा। तो इस स्थिति से अगर सुधारना है, वो केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। ये यही मोदी जी है जो अपनी सभाएं बिल्कुल वहां पे छाती खोलकर बताते रहते हैं, और उन्होंने अपना, मैं सीएम, वो सीएम बोलते मैं आपको पीएम को क्या मांग रहा हूं, अगर मैं दिल्ली की बाजू रखता हूं, अगर लाइव करते हैं तो उनको ऑब्जेक्शन आता है, वो ऑब्जेक्शन लेते हैं, उनको रोककर ऑब्जेक्शन लेते हैं। वो तो अपने घर की बात नहीं कर रहे थे। और सर 15 दिन से एक केजरीवाल जी चीख चीख कर कह रहे उनको कि हमारे पास दिल्ली में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है। जो केंद्र सरकार के पास जो 5,000 बेड और ये सब है, उसमें से 50% हमें दे, 10,000 बेड है उसमें 50%, 5,000 हमें दे दो। कितने दिए सर उन्होंने? ये पूरा एकाधिकार चल रहा है, और ये मुझे नहीं लगता आगे क्या होगा आगे। और दिल्ली की स्थिति ये बताता हूँ, जो भाव जो आंकड़े आ रहे हैं यहाँ पे कि 30,000 पेशेंट, 25 से 30,000 पेशेंट हमारे दिल्ली में जो हो रहे हैं, वो आंकड़ा गलत आंकड़ा है। हमारे जो मरने के आंकड़े यहाँ पे 350 पर डे आ रहे हैं, एवरेज आंकड़ा जो 350 का आ रहा है डेथ के आंकड़े। लेकिन आज मैंने करीब करीब 15 लोगों को दिल्ली के अलग अलग जगह पे जो मेरे संबंधित है उनको फोन लगाया, उसमें से 9 लोगों के यहाँ कोई ना कोई बुखार से, सर्दी से, खांसी से बीमार पड़े हैं। मैंने बोला आपने टेस्ट किया, कोविड टेस्ट किया, आरटीपीसीआर किया, एंटीजन किया? नहीं। अगर हम टेस्ट करते हैं और वहां पे अगर कोरोना नहीं होगा तो वहां पे जाना पड़ेगा, और वो कोरोना घर में लेके आएंगे क्या? तो कई सारे लोगों ने, उससे मैंने आज अनुमान लगाया कि कई सारे लोगों ने जिनको बुखार है उन्होंने अपनी कोरोना का जो दवाई का जो प्रोटोकॉल है घर में ही शुरू कर दिया है। अब जो मरने के आंकड़े और इसके जो पेशेंट के, नए पेशेंट के जो आंकड़े आ रहे हैं, कई सारे पेशेंट वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। जो लाशें जलाई जा रही है कोविड की, वो आंकड़ा आ रहा है आपके पास 300 का, 350 का, या देश का आंकड़ा जाता है, लेकिन जिनकी कोई वहां पे नोंद थी नहीं, उसका क्या, वो तो मर ही रहे हैं सर। तो ये सब पूरा जो ये है, सब हम भापते हैं, सब ये हो रहा है, लेकिन अड़चन यही है कि हमें ये नहीं करना है। हमें हिंदू लोगों को कुंभ में नहलाना है, बाद में क्या होगा देखे जाएगा, वेस्ट बंगाल हाथ में लेना है, ये सब करना है। पर्याय एक ही है, इनको बदलना पड़ेगा, और उसके लिए आरएसएस को ही पूरा कर लेना पड़ेगा। विकास के बोलने में कुछ रेफरेंसेस आए थे, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। जैसा कि 22 मार्च 2020 को एक सार्वजनिक लॉकडाउन हुआ था केंद्र की ओर से, और फिर हमको तालियां बजाने को कहा था, थालियां बजाने को कहा था। तब अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि आज अमावस्या है, ताली बजाना, शंख ध्वनि से कोरोना की क्षमता कम होगी या वो खत्म हो जाएगा, इसलिए शंख ध्वनि और ताली हमने बजानी चाहिए ताकि कोरोना खत्म हो जाए। शायना एनसी जो भाजपा की प्रवक्ता थे, उन्होंने पुराण शास्त्रों का हवाला देकर कहा था कि शंख ध्वनि करने से विषाणु के लिए बहुत वो घातक होते हैं, काल होता है, इससे विषाणु मर जाएंगे। फिर बाकी स्वामी वगैरह की बातें मैं नहीं करता हूं। आसाम के भाजपा के एक एमएलए थे सुमन हरिप्रिया, उन्होंने गोबर शास्त्र की बात कही थी और गोबर से कोरोना भागता है ऐसा कहा था। और अशोक जी के बहुत नजदीकी रही सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष थी तब, उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल की महामृत्युंजय यज्ञ किया तो फिर कोरोना भाग जाएगा और लोग बचेंगे। तो इस ढंग से इस तरफ देखने वाले एक तरफ लोग हैं, ये बात तो ठीक है कि एक तरफ हमारे देश में इस ढंग की मान्यता वाले काफी अंधविश्वासी लोग हैं, शायद सत्तारूढ़ पार्टी में भी इनकी संख्या काफी है, वो लोगों के सामने इस ढंग की बातें रखते हैं।
लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में बेहतरीन डॉक्टर्स है, बेहतरीन साइंटिस्ट है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।